आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड में 4 तारीख का जो दिन रहा वो एक काले दिन के रूप में रहा, जहां पर एक भीषण बस हादसा हुआ जिस पर पूरा उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्होंने त्राहिमाम किया। पर सवाल यहां पर ये थे कि इस दृश्य के बाद आखिर ये जो भीषण बस हादसा था उसका जिम्मेदार कौन है और आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से ये पूरा प्रकरण हुआ। इस पर बात करने के लिए तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं, पहले कुछ वीडियोस देखिएगा जो कल इस हादसे की थी। बहुत ही भयंकर स्थिति, दर्दनाक हादसा, बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। तो आपने देखा कि ये कुछ तस्वीरें थी जो कल इस हादसे की थी, उसके साथ साथ कुछ जानकारियां ऐसी भी निकल कर आई हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये कुछ जानकारियां हैं उस बस को लेकर जिस बस में यात्री सवार थे। आपको बता दें कि 42-43 सीटर ये बस थी और उस पर 60 से ज्यादा लोग सफर कर रहे थे। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था। दूसरी कई चीजें हैं, उसके बाद हादसे के बाद कई चीजें उत्तराखंड की इस पर बेनकाब हुई है, इस पर ही आज चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रमेश जोशी जी हैं, स्वराज सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जोशी साहब, इस हादसे ने न केवल वो बस हादसा, उसके बाद जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी भी पोल खोली है और साथ में किस तरीके से पहाड़ों में जो व्यवस्थाएं हैं उसकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सदर प्रणाम। सबसे पहले जो हमारे मृतक हैं उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें हमारे ईश्वर। और देखिए गोदिहाल जी, सरकार को केवल भ्रष्टाचार से ही फुर्सत नहीं है। सरकारों ने, भाजपा सरकार ने या कांग्रेस सरकार हो, इन लोगों ने बहुत अच्छा ड्रामा हमेशा से रच रखा है। कोई भी घटना हो, कोई भी भ्रष्टाचार हो, जब इनके सामने आता है तो एक जांच ये लोग बिठा देते हैं और उस पे जांच के नाम पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। घोषणाएं कर देना, जांचें बैठा देना, यही आज कांग्रेस और भाजपा की एक दोगली नीति बन गई है। और आम जनता के रोजगार, आम जनता के स्वास्थ्य, आम जनता की शिक्षा, आम जनता की सुरक्षा से इनको कोई लेना देना नहीं। अल्मोड़ा में जो हमारे लोग बस खाई में गिरी, जो हमारे लोग वहाँ पर मर गए, घायल हो गए, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1-1 लाख रुपए घायलों को और 4-4 लाख रुपए मृतकों को मुआवजा दे दिया, जिसके लिए आज हमारे लगभग काफ़ी जनपदों में, उत्तराखंड के लगभग काफ़ी जनपदों में स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेजे गए। उसमें स्वराज सेवा दल की ये मांग है कि बताइए, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, आप 1-1 लाख रुपए घायलों को और 4-4 लाख रुपए मृतकों को दे रहे हैं, तो क्या ये उचित है? आप युवा मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जावान कहते हैं आपको, तो यही आपकी ऊर्जा है, यही आपका सोचने का नजरिया है, यही आपका सोचने का ढंग है, यही सोचा आपने। स्वराज सेवा दल पहले तो जो घायल हैं उनको 5-5 लाख रुपए की, और जो मृतक हैं उनको 25-25 लाख रुपए की, और मृतकों के परिवारीजनों को, ताकि जो लोग मरे हैं अब उनके रोजी रोटी की उनके सामने जो समस्या आ जाएगी उसकी जिम्मेदारी कौन करेगा? सरकार करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, जिसके लिए उन्हें उस पद पर आसीन किया गया है। तो मृतकों को 25-25 लाख रुपए के साथ एक-एक व्यक्ति को जो नौकरी है उसको सरकार को देना चाहिए और देना पड़ेगा और देना ही चाहिए। उसके अलावा इन्होंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 ARTO सस्पेंड कर दिए। बताइए, आपने 2 ARTO सस्पेंड कर दिए और आपने एक मजिस्ट्रेटी जांच बैठा दी, क्या होगा? जांचें तो आपने कई जगह बैठा रखी हैं, कई लोगों की जांचें हुई हैं और कई लोगों की जांचें हो रही हैं, उन जांचों से आज तक कोई रिजल्ट आया? अगर आपको लोगों के दिलों की धड़कन बनना था तो आम जनता के हित में कुछ अच्छे फैसले लेने थे। आपने घोषणाएं तो पुलिस ग्रेड पे भी करी, आपने तमाम कई अस्पताल और स्कूलों की घोषणाएं करी, आपने तमाम, मैं अभी देखिए हेलीपैड जो हेली सेवा की घोषणा है, इसकी स्वयं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये हेली सेवा का शुभारंभ किया गया। और जब कल घटना हुई तो उसके बाद में आपको प्राइवेट हेली सेवा लेनी पड़ी। ये है आपकी घोषणाएं, ये है आपकी कार्यशैली कि आप माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के किए हुए कार्यों को भी आप नहीं ध्यान से
संभाल पा रहे हैं, तो आप फिर सोचिए कि आप आम जनता के प्रति या आप और नेताओं के प्रति या और मंत्रियों के या और तमाम लोगों की आप कार्यों को कैसे करते होंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपको आशीर्वाद देकर इस उत्तराखंड की सत्ता पर बैठाया। आप उनकी घोषणाओं को, आप उनके किए हुए कार्यों को नहीं संभाल पाए। आपने उनको भी झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। खैर, ये तो देखे भाजपा की सरकार देखे, और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, हमारे गृह मंत्री जी तय करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो ये बस खाई में गिरी, आपने केवल 2 ARTO जो सस्पेंड करे, आपको सबसे पहले करना चाहिए था कि वहां पर तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी को निलंबित करना चाहिए था, क्योंकि RTO, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी जो चीजें हैं ये जिला प्रशासन की होती है, माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में होती हैं। उसमें ओवरलोड सवारी बैठे हुए थे। बिल्कुल। तो ये तो कल घटना हो गई तो सबकी नजर में आ गई। आप जाइए RTO के यहाँ देखिए, आप लाइन में लगे रहते हैं, और जिनको भ्रष्टाचार में पैसे दे दो फाइलें पास हो रही हैं, दलाल वहां पर बैठे हुए हैं। आपने एक बार देहरादून या RTO को सस्पेंड करा, उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई करी? शुरू में आपने एक आधा चीजें करी। आप दून मेडिकल कॉलेज के हालात देखिए। वैसे तो यहाँ जो जिलाधिकारी हैं वो शराब के ठेके पर छापा मारते हैं, क्या उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज में कभी देखा कि जो है बाहर से दवाइयाँ वो लिखी जा रही हैं? उस पर कोई नियंत्रण नहीं, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं, भारी दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। और इतनी बड़ी घटना हो गई, इस पर आपने केवल 2 ARTO को सस्पेंड करके आप वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। मजिस्ट्रेटी जांच कर दी। हल्द्वानी में इतनी बड़ी घटना हुई थी, उसकी मजिस्ट्रेटी जांच आपने, उस पर आज तक क्या आया? आप मूल निवास और भू कानून पर आपने कह दिया कि सारे जनपदों के जिलाधिकारी रिपोर्ट देंगे, और अभी तक मैं आज अखबार पढ़ रहा था, देखा अभी भी 2 जनपदों के रिपोर्ट नहीं आई। और आपने रिपोर्ट जब तक नहीं आई तो आपने ये ड्रामा करने के लिए नैनीताल जनपद में देखे राजा भैया के कुछ जमीन को आपने सील कर दिया। ये सारा एक मोनोपोली खेल रचा जा रहा है, एक ड्रामा रचा जा रहा है आप लोगों के द्वारा। आप सोचिए, ड्रामों से राज नहीं चला करते, राज जो चला करते हैं वो कार्यों से चला करते हैं। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को देखिए, उन्होंने दिखाया इस प्रदेश को कि कैसे इंडस्ट्री आती है, कैसे लोग विश्वास करते हैं, कैसे उद्योगपति विश्वास करते हैं, कैसे योजनाएं आती हैं, कैसे योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है, कैसे विकास किया जाता है। उसके अलावा जो ये कांग्रेस और भाजपा आई बारी बारी से लूटने का काम करती रही। एक सवाल है जोशी जी, इसी में से, क्योंकि ये मुद्दा आज वो बस हादसे का है, सबसे बड़ी बात रही जो स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली है। क्या पहाड़ों में एक भी अस्पताल नहीं है कि जिस पर इलाज किया जा सकता था? क्या वहां पर लोग गए थे? और ये बार बार देखा गया है कि रेफर सेंटर से ज्यादा कुछ नहीं रहे हैं। तो इसको लगता है कि इसने एक और बार पोल खोली है। देखिए, पोल एक बार नहीं, रोज खुलती रहती है। आज चूंकि मीडिया मैनेज हो गया है, आज महंगाई बढ़ चुकी है, तो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो इतना खर्चा वहन नहीं कर सकते, वो सही खबरें नहीं दिखा सकते हैं, वो सही चीज़ों को नहीं दिखा सकते। बस अब सोशल साइट के माध्यम से कुछ चीज़ें आ रही हैं, उसमें भी ये लोग इस प्रकार से दबाव बना देते हैं। अगर आप इनकी कोई पोल खोलते हैं तो आपके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिए जाते हैं, आपके खिलाफ तमाम कई कार्रवाइयाँ कर दी जाती हैं। और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के पास इतना पैसा नहीं होता है जो अच्छा वकील हायर करके कोर्ट कचहरी के चक्कर खाए। इसके लिए इनकी पोलों पर जो है मलहम जो है लगा दी जा रही है, जिसके लिए अब स्वराज सेवा दल पुरजोर विरोध कर रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे, आज का विपक्ष तो मर चुका है कांग्रेस, लेकिन आज स्वराज सेवा दल निरंतर विपक्ष के तौर पर रोज इनकी पोल पट्टी खोल रही है। लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लिया जा रहा है, जनता को जगह जगह बताया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ आज कई जनपदों के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किए। अब बहुत जल्दी हमारे गृह मंत्री के आवास पर एक बड़ा आंदोलन है, उसमें स्वराज सेवा दल के तमाम कार्यकर्ता जाकर के दिल्ली पोल खोल के आएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम अगर केवल ये कहें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी को, तो शायद जब तक हमने अभी वहां तक देखा नहीं है तो हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी जी जैसे मुख्यमंत्री दिए हैं। तो हम एकदम से उनके बारे में कुछ कह दें ये अनर्गल है। लेकिन हाँ, हम जाएंगे, एक बार गृह मंत्री जी से वार्तालाप करेंगे, अमित शाह जी से वार्तालाप करेंगे, हम जाएंगे, हम वो हमको नहीं मिलेंगे, हम धरना देंगे, हम वहां पर कुछ भी करेंगे, लेकिन गृह मंत्री जी को हम इस पूरे प्रदेश की हो रही एक एक स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, जो है तमाम अन्य विभागों में किस प्रकार से यहाँ केवल खनन नीति रह गई है अभी, और इनके पास कोई नीति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुछ लोग, हरिद्वार में भी मैं कुछ आश्रमों को देख रहा हूँ जो इनके अपने लोग हैं, उन लोगों के आश्रमों को ये बाहर कर दे रहे हैं एनजीटी से।
तो उन तमाम बिंदुओं पर उसके लिए तो खैर मैं कोर्ट भी जाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर ऊर्जावान बन के रहना है, युवा की तरह युवाओं के दिलों के धड़कनों में राज करना है, तो आज ये बस हादसा हुआ है। चूंकि ये उन्हीं के मंडल का भी है, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी कुमाऊं मंडल से आते हैं, उन्हीं के मंडल का ये इतनी बड़ी त्रासदी हुई। अपने मंडल में वो एक त्रासदी होने के बाद में उनको प्रॉपर यथोवत मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो आपकी सोचने की शक्ति कहाँ तक रह गई। तो मेरा तो पुनः आपसे, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि 2 जो आरटीओ एआरटीओ सस्पेंड किए गए हैं, एक आरटीओ उनमें से ऐसे हैं जिसका पूर्व में भी एक हादसा हुआ था, तब भी वो एआरटीओ थे, तब भी सस्पेंड उन्हें किया गया था। सवाल यही तो, मैं यही तो कह रहा हूँ, सस्पेंड जांच, तो मैंने सबसे पहले बता दिया कि सस्पेंड करना, बहाल करना, जांच कर देना और जांच से इनको पाक साफ क्लीन शीट दे देना, ये इनका एक पेशा बन गया है। थोड़े दिनों के लिए अखबारों को भरने के लिए, तमाम जनता को दिखाने के लिए एक न्यायिक जांच बिठा देते हैं, ये लोग जो है सस्पेंड कर देते हैं, उसके बाद उनको और मलाईदार पोस्टिंग दी जाती है और अच्छी जगह पे, पता नहीं क्या उनसे पैसे का लेन देन सरकारों का हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसी कौन सी वो घुट्टी पिला देते हैं कि उन्हें सजा देने की बजाय इनाम के तौर पर उन्हें और अच्छी मलाईदार पोस्टिंग दी जाती है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और कई मुद्दों पर मैं बहुत जल्दी मैं माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहा हूं। मैंने 2-3 याचिकाएं मेरी लगभग अब तैयार हो चुकी हैं और मैं याचिकाएं भी दाखिल करूंगा, उसके बाद में आंदोलन भी करूंगा। याचिकाएं, मान लीजिए कभी किसी कारणवश हमारे पास अच्छे वकील कभी नहीं हो पाए, कुछ हम अर्थ की इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए कि हम बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल अच्छे एडवोकेट लोगों को नियुक्त कर सके। हालांकि जो हम हमारे मैं इस बार पूरा मैं विश्वास करूंगा कि जिनको भी हम एडवोकेट नियुक्त कर रहे हैं, मैं उनके हाथ पैर जोड़ के इस प्रदेश की पूरी दिशा और दशा को बताते हुए मैं एक ईमानदार अच्छे व्यक्तित्व के वकीलों को ला करके, होशियार वकीलों को ला करके मैं 2-3-4 याचिकाएं मैं माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डलवा रहा हूं, ताकि जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, जिनको विजिलेंस ने क्लीन चिट दे दी हैं, या उनको तमाम उनके ओबीसी वगैरह के जो सर्टिफिकेट हैं वो भी जो गलत हैं और उसको भी गृह सचिव ने जो है पाक साफ कर दिया है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सरकारें क्या करती हैं। और फिर जिस प्रकार में पीछे माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया था, जिसमें सरकार को बड़ी फटकार लगाई थी, तो मुझे पूरा विश्वास है अपने न्यायालय पर। और उसके साथ में आंदोलन तो निरंतर चल रहे हैं हमारे, चलेंगे। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आज नहीं तो कल बदलाव जरूरी है। और अल्मोड़ा में जो बस हादसा हुआ है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को चिताएंगे, जगाएंगे। आज ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अवगत कराया है, कल आंदोलन के माध्यम से अवगत कराएंगे, वरना पूरे मंडल और पूरे प्रदेश के लोगों को एकत्रित करके माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे को बेनकाब करेंगे और उन लोगों को न्याय दिलवाएंगे। बीते एक डेटा हमारे पास आया, तो हमने ये भी पाया कि बीते कुछ वर्षों में 20,000 से ज्यादा भीषण हादसे हुए। इन हादसों के जिम्मेदार आखिर कौन है, सीधा सवाल है। ये भी जो हादसा हुआ, आखिर जिम्मेदार कौन? देखिए, जिम्मेदारी, ये कभी कभी आपदाएं भी होती हैं, जिम्मेदारी तो सरकार ही तय करेगी, जो मौजूदा सरकार होती है। लेकिन कभी कभी मान लीजिए इस प्रकार की, जैसे कल की घटना हुई, इसमें सीधे सीधे देखिए सरकारों पर हम आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में है, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो आज केवल पैसे कमाने पर रह गई है। वैसे अगर वहाँ पर प्रॉपर जो माननीय भुवन चंद्र खंडूरी जी के समय पर पूरा एक वो बनाया गया था, सड़क के किनारे पूरी रेलिंग लगाई गई थी, वो रेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए थी। और उसके बाद में जो ओवरलोडिंग हुई, इसके लिए प्रॉपर सीसीटीवी तमाम, आप देखिए आज हाईवे के किनारे वो पेट्रोलियम कार खड़ी रहती हैं, वो तमाम उनकी स्पीड चेक करती हैं, तमाम चीज़ें चेक करती हैं। तो वो केवल चालान काटने तक के लिए सीमित हैं क्या? तो वो लोग कहाँ थे? तो जिम्मेदारी तो सरकार की है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। कल अगर हमारी सरकार कभी भविष्य में आती है और इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और हमारे वहाँ मापदंड हमारी सरकारों द्वारा पूरे नहीं किए जाते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो हमारी गलती है। हमें दोष स्वीकार करना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि भाई वास्तव में जो ये गलती हुई है इसमें सरकार की संलिप्तता नहीं भी है, तो सरकार की गलती है कि सरकार का ध्यान उस ओर क्यों नहीं आकर्षित हुआ। तमाम ये जो प्राइवेट बस वाले हैं, वही नहीं, आप अल्मोड़ा में नहीं, आप हरिद्वार में देखिए, देहरादून में देखिए, हरिद्वार में देखिए, प्राइवेट बसें दिल्ली रूट पर चल रही हैं, उस पर कभी किसी के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, क्योंकि किस प्रकार से चल रही हैं, जिससे कि आज सरकारी जो बसें हैं वो सरकार पूरा रोडवेज घाटे पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसे कमीशन खोरी है। आरटीओ और क्या उसमें जिलाधिकारी को पता नहीं भाई आरटीओ जो है क्या नाम कहते हैं, जो आरटीओ है वो किसके अंडर में है? वो जिलाधिकारी के अंडर में है। तमाम जो आज अधिकारी हैं या तमाम जो बड़े बड़े मंडल आयुक्त हैं वो अपना मीडिया बाजी, यूट्यूब बाजी पर जो मगन है, तो उनका ध्यान इस ओर नहीं गया कभी। तो इन तमाम बिंदुओं पर अभी हम और
बने रहेंगे आपके साथ में। नेक्स्ट आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रभाव से उस मुआवजे की मांग को बढ़ाएंगे। उन लोगों को जो 5-5 लाख का 4-4 लाख का उसको 25-25 लाख रुपए देंगे, घायलों को 5-5 लाख देंगे, क्योंकि जो घायल लोग भी हैं अब वो कम से कम 2-4-6 महीने तो बेड पर रहेंगे इतनी बड़ी घटना के साथ में। तो आप बताइए कि आपने 1-1 लाख रुपए भी उनकी मलहम पट्टी होगी, उनका प्रॉपर उपचार होगा सरकारी अस्पतालों में, या आप सरकार के पैसे से क्या इलाज कराएंगे, उसमें भी उनका और पैसा लगेगा। तो कम से कम सरकार को ना प्रॉपर घायलों को 5-5 लाख और जो मृतक हैं उनको 25-25 लाख के मुआवजे के साथ उनके परिवारिक गणों को नौकरी देनी चाहिए। अगर सरकार की मानसिकता सही रही, सोच सही रही, तो ये बहुत छोटा सा काम है जिसे सरकार को करना चाहिए और करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये हादसा तो वैसे बड़ा दुखद है और हम पूरे परिवार, जो परिवारजन हैं, उन्हें यही आशा करते हैं कि उन्हें ईश्वर शक्ति प्रदान करे और इस शोक की घड़ी में उन्हें हिम्मत मिले कि वो इस शोक की घड़ी से बाहर निकल पाए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये हादसे और जो इतना बड़ा हादसा था या आने वाले या बीते जो पिछले हादसे थे, क्या वो ही सिस्टम की पोल खोलेंगे? और ये तो बहुत सच्चाई वाली बात की है जोशी जी ने कि पोल तो रोज खुलती है पर खर्चे बढ़ चुके हैं। बड़े बड़े अखबारों में ये चीज़ें नहीं आ पाती, बड़े बड़े चैनल्स में ये चीज़ें नहीं आ पाती, पर हम कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि चीज़ें निकल कर आ सकें। तो ये भी अपने आप में बड़े सवाल हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी भी पोल खोल के गया है ये भीषण बस हादसा। आखिर कब सुधार होगा? और आखिर एयरलिफ्टिंग के नाम पर एयरलिफ्ट की जो बात की गई थी 1 हफ्ते पहले, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था और घोषणा की थी, तो क्या जिस भीषण हादसे में उसका उपयोग क्यों नहीं हो पाया? ये भी अपने आप में सवाल बने हुए हैं। हम भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे जोशी जी ने कहा कि आगे कितना मुआवजा दिया जाता है उस पर भी ज्ञापन दिया है और लगातार अपडेट भी करेंगे कि क्या कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि इस बार का जो स्थापना दिवस है उस पर भी जो माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है बड़ी सादगी से मनाया जाएगा। इसमें कोई कार्यक्रम जो होते थे वो इस बार नहीं होंगे क्योंकि इतना बड़ा बस हादसा हुआ है। पर हम भी अपडेट करेंगे कि आगे और क्या रहने वाला है। इस ज्ञापन के बाद आंदोलन की चेतावनी भी दी है और दिल्ली कूच की बात भी की है। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है और ये जो प्रदेश की दिशा और दशा है आखिर कौन तय करेगा और कहां तक ये किस तरह दिशा में जाएगा। हम भी अपडेट करते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।